नमस्कार। भारतीय नागरिकता एक ऐसा शब्द जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम इसके पीछे के नियमों को समझते हैं कि ये कानून आखिर बने कैसे? तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि भारत का नागरिक होने का असल मतलब क्या है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और आज के समय में किसी को भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। सबसे पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये नागरिक होने का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ किसी देश में रहने भर की बात है या इसके मायने कुछ और भी गहरे हैं? और यकीन मानिए, ये अंतर बहुत बड़ा है। एक नागरिक के तौर पर आपको कुछ सबसे अहम अधिकार मिलते हैं, जैसे कि वोट देने का हक, चुनाव लड़ने की आज़ादी और यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने का मौका भी। गैर नागरिकों को कानूनी सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन वो देश की राजनीति में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम नागरिकता के मतलब से शुरू करेंगे, फिर संविधान के उन शुरुआती नागरिकों की बात करेंगे और फिर उस स्थायी कानून को समझेंगे जिसके तहत आज नागरिकता दी और ली जाती है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आज़ादी के ठीक बाद जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि भारत का नागरिक आखिर कौन कहलाएगा। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। तो आर्टिकल 5 ने, आप कह सकते हैं, एक लकीर खींच दी। इसने ये तय किया कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, उस ऐतिहासिक दिन पर कौन कौन भारत का नागरिक होगा। इसके लिए ना 3 बहुत सीधी सी शर्तें रखी गई। पहली, या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर तीसरी, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा हो। हमारे कई दादा दादी और नाना नानी इसी पहली शर्त के आधार पर भारत के नागरिक बने। अब आते हैं आर्टिकल 6 और 7 पर, और ये दोनों सीधे सीधे विभाजन के उस मुश्किल दौर से जुड़े हुए थे। लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए, और आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए जो पहले भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में वापस लौट आए। और यहाँ पर 19 जुलाई 1948 ये तारीख बहुत बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसी दिन दोनों देशों के बीच आवाजाही को काबू करने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। अच्छा, संविधान ने कुछ और भी जरूरी बातें एकदम साफ कर दी, जैसे विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया। साथ ही ये भी तय किया कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात, ये गारंटी दी कि किसी भी नागरिक से उसकी नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि भविष्य में नागरिकता को लेकर नई चुनौतियां आएंगी, इसीलिए उन्होंने ये शुरुआती नियम तो बना दिए, लेकिन अनुच्छेद 11 के जरिए भविष्य में नागरिकता से जुड़े सभी कानून बनाने की पूरी शक्ति भारत की संसद को सौंप दी। तो सवाल ये उठता है कि संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया कैसे? और बस यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम उस कानून तक पहुंचते हैं जो आज हमारी नागरिकता को तय करता है। और संसद ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए साल 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी द सिटीजनशिप एक्ट बनाया। यही वो कानून है जो आज भी भारतीय नागरिकता की बुनियाद है। लेकिन देखिए, ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं था। समय के साथ देश बदला, नई चुनौतियां सामने आईं, जैसे अवैध अप्रवासन की समस्या। इन्हीं सबको देखते हुए इसमें कई बार बदलाव किए गए, जिसमें पहला बड़ा बदलाव 1986 में हुआ। तो ठीक है, इस कानून के हिसाब से नागरिकता मिलती कैसे है और जाती कैसे है? इसे पाने के 5 तरीके हैं और खोने के 3। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, 1955 का ये जो कानून है, ये नागरिक बनने के 5 रास्ते बताता है। जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से, नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण से, या फिर किसी नए इलाके के भारत में शामिल होने पर। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। जन्म से नागरिकता का जो नियम था, वो समय के साथ लगातार सख्त होता गया। पहले 1987 से पहले तक भारत की धरती पर पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक बन जाता था। फिर अवैध अप्रवासन जैसी समस्याओं की वजह से नियमों को बदला गया और माता पिता की नागरिकता की शर्तें जोड़ी गईं, पहले 1987 में और फिर 2004 में। अच्छा,
बाकी तरीकों की बात करें तो वंश से नागरिकता उन बच्चों के लिए है जो विदेश में पैदा होते हैं पर जिनके माता पिता भारतीय हैं। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में कुछ शर्तें पूरी करके और भारत में एक लंबा समय बिताकर नागरिकता मिल सकती है। और आखिरी तरीका है क्षेत्र का समावेश, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। जब 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोग अपने आप ही भारतीय नागरिक बन गए। पर नागरिकता सिर्फ मिलती नहीं है, जा भी सकती है। इसके भी 3 तरीके हैं। पहला, अगर कोई खुद अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा, अगर वो किसी और देश का नागरिक बन जाए तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा, अगर सरकार धोखाधड़ी या देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में किसी की नागरिकता रद्द कर दे। और ये सारे नियम, चाहे नागरिकता पाने के हों या खोने के, ये हमें भारत के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की तरफ ले जाते हैं, एक राष्ट्र, एक नागरिकता। अमेरिका जैसे कुछ देशों में दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की और दूसरी देश की। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एकहरी यानी सिंगल सिटीजनशिप है। कोई व्यक्ति राजस्थान या बिहार का निवासी हो सकता है, लेकिन वो नागरिक सिर्फ भारत का होता है। ये विचार हमने ब्रिटेन से लिया था और इसका मकसद था राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर नागरिकता का बुनियादी कानून 1955 में ही बन गया था, तो फिर आज हम एनआरसी, सीएए और एनपीआर जैसे शब्दों के बारे में इतना कुछ क्यों सुन रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम इस सीरीज के अगले हिस्से में तलाशेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला पार्ट मिस न करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।